दूसरी तरफ वो दूसरे पुजारी जी भागते हुए मंदिर के पीछे गए, जहां रश्मि का अपना घर था। लेकिन अब वहां विक्रम के कोई आदमी नहीं थे, क्योंकि उन दोनों ने रुद्राक्ष और उसके बॉडीगार्ड को उस तरफ मंदिर के बाहर देख लिया था, इसलिए तुरंत वहां से भाग खड़े हुए थे। जब वो घर के अंदर पहुंचे तो देखा रश्मि के माँ बाबा अब भी वैसे ही खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। ये देखकर उनकी रूह कांप गई। वो अंदर गए और मित्र के सिर को अपने गोद में थाम लिया। कुछ क्षण पश्चात रुद्राक्ष और रश्मि मुंबई में पहुंच चुके थे, और उधर रश्मि के माँ बाबा का भी श्याम जी ने अंतिम संस्कार कर दिया था। अब आगे रुद्राक्ष और रश्मि जेट से जैसे ही उतरे तो देखा कि पूरी मुंबई उनके स्वागत में वहां मौजूद थी। रुद्राक्ष ने ये देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही आग दिखी, जो किसी को भी उसके आगे सिर झुकाने को मजबूर कर दे। वहीं रश्मि तो ये देखकर शॉक थी। उसने अपने मन में भी कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि वो कभी मुंबई को इतने करीब से देख पाएगी। रुद्राक्ष ने रश्मि की तरफ देखा, फिर अचानक ही उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन रश्मि अब भी बस बुत बनी सामने खड़े लोगों की भीड़ को देख रही थी। रश्मि को हाथ ना बढ़ाता देख रुद्राक्ष की नसें गुस्से से तनने लगी थी। अंकित ये देख बुरी तरह कांप गया। वो जल्दी से आगे आया और बोला, क्वीन प्लीज। अंकित के बोलने पर रश्मि ने पहले अंकित की तरफ देखा, फिर रुद्राक्ष के बढ़ाए हाथ को, लेकिन फिर धीरे से रश्मि ने अपना हाथ बढ़ाकर रुद्राक्ष के हाथ को थाम लिया, जिसे देख रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर जल्दी से चली भी गई। रुद्राक्ष रश्मि के साथ आगे आया। तभी रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड ने उन सबको घेर लिया और भीड़ से निकालते हुए उन्हें उनकी कार तक लेकर आ गए। रुद्राक्ष ने पहले एक तरफ का गेट खोला, रश्मि को बैठने को कहा, और फिर दूसरी तरफ का दरवाजा खोल खुद भी बैठ गया, और फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। रुद्राक्ष की कार के आगे पीछे भी कई गाड़ियां चल रही थी, जो उसके हमेशा से प्रोटेक्शन के लिए थी। तभी कुछ ही देर में वो कार एक बड़े से गेट से इंटर करती है, तो रश्मि देखती है कि गेट से इंटर करने के बाद भी काफी खाली मैदान था। वहां आसपास कोई घर नहीं था। तभी उसकी नजर एक बड़े से विला पर पड़ी, जो उस पैलेस से भी ज्यादा बड़ा और आलीशान था। क्वीन, ये सब कुछ आपका और किंग का ही है। मतलब आपने जब उस बड़े से गेट से इंटर किया था ना, तभी से किंग की हद शुरू हो गई थी। मेरा मतलब है कि तभी ही से वहां जितनी भी खाली जमीन देख रही है वो सब किंग का ही है, और साथ साथ अब आपका भी है, अंकित बोला। लेकिन रुद्राक्ष की नजरें अब भी रश्मि के ऊपर ही टिकी थी, जो घूंघट के अंदर से ही आसपास का वातावरण देख रही थी। तभी उस विला के सामने आकर उनकी गाड़ी रुकी, तो सबसे पहले अंकित गाड़ी से बाहर निकला, फिर रुद्राक्ष भी अपनी तरफ से बाहर आ गया। अंकित ने जल्दी से रश्मि की तरफ का गेट खोलकर खड़ा हो गया और अपना सिर झुका लिया। रश्मि ने बाहर देखा, फिर वो भी गाड़ी से निकलने लगी, लेकिन वो निकलती की इससे पहले रुद्राक्ष ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। रश्मि ने पहले रुद्राक्ष की तरफ देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख गाड़ी से बाहर आ गई। रुद्राक्ष उसके साथ विला के अंदर आया। तभी एक बूढ़ी काकी दरवाजे पर ही उसे खड़ी मिली, जिन्होंने अपने हाथ में आरती की थाल पकड़ी हुई थी। रुद्राक्ष ने उन्हें देखा तो रश्मि का हाथ छोड़ दिया और उनके पैर छूकर खड़ा हो गया। रश्मि भी उनके पैरों पर झुक गई। उसके बाद उस बूढ़ी काकी ने उन दोनों की आरती के साथ ही रश्मि का गृह प्रवेश भी कराया। घर के अंदर आते ही रुद्राक्ष तेज आवाज में बोला, अंकित जल्दी से मेरे स्टडी रूम में आओ। इतना कह वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रश्मि बस रुद्राक्ष को जाती देखती रही। बूढ़ी काकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, बेटी परेशान मत होइए आप, छोटे बाबा ऐसे ही हैं, मगर दिल के बुरा नहीं है। वैसे आप थक गई होंगी, आइए आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ और आपके लिए कपड़े भी भेजवा देती हूँ। आप फ्रेश होकर कपड़े बदल लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। कहते हुए वो बूढ़ी काकी रश्मि को रुद्राक्ष के मास्टर बेडरूम में ले आई, जो अंदर से भी काफी बड़ा और आलीशान था। बूढ़ी काकी उसे उसके कमरे में छोड़कर बाहर चली गई। वहीं जब अंकित स्टडी रूम में पहुंचा तो देखा रुद्राक्ष अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा सिगरेट से धुआं उड़ा रहा था। तभी अंकित कांपते पैरों से अंदर आया और चुपचाप खड़ा हो गया। कृति देसाई का कुछ पता चला? रुद्राक्ष ने पूछा, जिसे सुन अंकित के होश उड़ गए। वो बोला, क्वीन तो अंकित कह ही रहा था कि डोंट टू डेयर अंकित, उस लड़की को क्वीन अगर बोला तो। रुद्राक्ष ने अपनी सर्द नजरों से उसे देखा तो अंकित हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखता रहा।
रश्मि रुद्राक्ष के रूम में दरवाजे के पास अब भी खड़ी थी। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे इतना तो पता था कि श्याम बाबा ने अब तक उसके माँ बाबा की अंतिम विदाई कर दी होगी, जिस कारण उसके मन में कुछ ग्लानि कम हो चुकी थी। लेकिन माँ बाबा को खो देने का दुख अब भी उस पर हावी था। रश्मि अपने आप को ही इन सब का कसूरवार मान रही थी, क्योंकि अगर वो विक्रम पर हाथ ना उठाती तो शायद आज वो और उसके माँ बाबा आज साथ होते। रश्मि सोच ही रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि ने अपना घूंघट ठीक किया और अपनी आंखें साफ करके दरवाजा खोला तो देखा बूढ़ी काकी थी। उनके साथ में कुछ कपड़े और जरूरत का कुछ सामान था। बूढ़ी काकी ने वो सारे सामान कमरे में एक किनारे टेबल पर रखवा दिया। फिर बूढ़ी काकी बोली, बिटिया आपके लिए कुछ वस्त्र रखवा दिए हैं और साथ ही कुछ जरूरत का सामान भी है। आप फ्रेश होकर तैयार हो जाओ और हाँ, आज घूंघट मत उठाना, कल सवेरे छोटे बाबा खुद पूजा के बाद आपका घूंघट उठाएंगे, ठीक है? और हाँ, कुछ भी जरूरत हो तो आवाज दे देना, तब तक हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था देख लेते हैं। कहते हुए बूढ़ी काकी बाहर चली गई। उनके जाते ही रश्मि ने दरवाजा चिपका दिया और कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद रश्मि तैयार होकर बाहर आई। उसने भारी नग वाली लाल साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर काफी चौड़ा था। वो शीशे के सामने अपने केश संवार रही थी। उसके मांग में चमकता सिंदूर और गले में पड़ा मंगलसूत्र उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। रश्मि की अपने मांग का सिंदूर और गले में पड़ा मंगलसूत्र देखकर उसकी आंखें भरी आ रही थी। माँ बाबा के कितने अरमान थे हमारे विवाह को लेकर, लेकिन आज रश्मि की सोच सोचकर ही उसकी आंखें भरी आ रही थी। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि ने फिर से अपनी आंखें साफ की और घूंघट कर दरवाजा खोल दिया तो देखा वो मेड खाने की ट्रॉली लिए खड़ी थी। उन दोनों के ही सिर नीचे झुके थे। उन दोनों में से एक बोली, क्वीन आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपका भोजन आपके कमरे में रख दें? तो रश्मि दरवाजे से हट गई तो वो लड़की सिर नीचे किए कमरे के अंदर आ गई और किंग साइज सोफे के पास पूरे खाने को सजा दिया। फिर बोली, क्वीन आप भोजन करके सो जाइएगा। किंग ने कहा है कि आप उनका इंतजार ना करें, क्योंकि वो किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जा रहे हैं। आपसे उनकी मुलाकात सीधे पूजा पर ही होगी। कहकर वो लड़की दरवाजा बाहर से लगाकर चली गई। रश्मि ने पहले दरवाजे की ओर देखा, फिर वहां रखे भोजन की ओर। रश्मि के लिए जो भोजन आया था उसमें तरह तरह के पकवान थे। पूरी थाली स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थी, लेकिन रश्मि की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी भोजन करने की, इसलिए वो बेड के पास जमीन पर ही बैठ गई। उसे अब भी माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी और उन्हें याद करते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वो जमीन पर लेटी लेटी ही सो गई थी। करीब आधी रात को रश्मि के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। रश्मि जो अब भी जमीन पर बेसुध सोई हुई थी, उसका चेहरा रश्मि के बालों से ढका हुआ था, जिससे ठीक से रश्मि का चेहरा नहीं दिख रहा था। उस दरवाजे से एक शख्स अंदर आया। उसने पहले भोजन की थाली की तरफ देखा, जो अब भी वैसी की वैसी परोसी हुई थी, और फिर जमीन पर सोई हुई रश्मि की तरफ बढ़ने लगा। रश्मि के नजदीक आकर वो नीचे झुका। फिर रश्मि को उसने अपनी गोद में बड़े आराम से उठा लिया। पूरे कमरे में अंधेरा अभी भी पसरा हुआ था। बस उस पूरे कमरे में बालकनी की खिड़की से आती चांद की रोशनी ही फैली हुई थी। उस शख्स के रश्मि को अपनी गोद उठाते ही रश्मि के चेहरे पर आए हुए बाल हट गए थे, जिससे अब उस चांद की रोशनी में भी रश्मि का खूबसूरत बेदाग चेहरा चमक रहा था। उस शख्स ने रश्मि के चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बुदबुदाया, आज चांद भी आपसे कुछ रश्क रखने लगा है, क्योंकि उस चांद की चांदनी तो यहाँ है। कहते हुए वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और रश्मि को अपनी गोद में लिए हुए ही बिस्तर की ओर बढ़ गया। वो शख्स और कोई नहीं रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष ने धीरे से रश्मि को बेड पर लेटाया, फिर उसे कंबल ओढ़ाकर खुद वॉशरूम में चला गया। रश्मि के बेड पर लेटते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो फिर और आराम से बिस्तर पर सो गई। वॉशरूम में रुद्राक्ष ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी आंखों में बस रश्मि का खूबसूरत सा चेहरा ही था, जो उस चांद की रोशनी में चमक रहा था। रश्मि के चेहरे को देखते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो सोच ही रहा था जब उसे रश्मि की नींद में रोने की आवाज आई।
रुद्राक्ष ने जब सुना तो उसने जल्दी से शॉवर बंद किया और टॉवल लपेटकर बाहर आ गया तो देखा रश्मि नींद में रो रही थी। उसके आंसू आंखों से बहते हुए तकिए को भिगो रहे थे। रुद्राक्ष आया और उसके बगल में ही बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा, जिससे धीरे धीरे रश्मि शांत हो गई और उसके आंसू रुक गए थे। रुद्राक्ष ने अपने हाथों से रश्मि के आंखों को कोरों को साफ किया और फिर उसके माथे पर हल्के से अपने होठों से स्पर्श कर अलग हो गया। रुद्राक्ष के मन में इस वक्त क्या चल रहा था, बस वो ही जानता था। फिर रुद्राक्ष उठकर क्लोजेट में चला गया। फिर कुछ देर बाद एक टी शर्ट और पैंट के साथ आकर सोफे पर लेट गया, लेकिन उसकी अब भी नजरें रश्मि के चेहरे पर टिकी हुई थी। फिर धीरे धीरे रुद्राक्ष भी कब सो गया ये उसे भी पता नहीं चला। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।